आज हम जियोमॉर्फोलॉजी का नेक्स्ट सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं। इन द सेंस आप कह सकते हैं कि हम बेसिक समझने वाले हैं जियो मॉर्फोलॉजी। जियो मीन्स पृथ्वी एंड मॉर्फो मीन्स शेप, डिफरेंट टाइप ऑफ शेप, आकार, एंड लॉजी मीन्स टू स्टडी। समझने के लिए, ये सब आंसर में लिखने के लिए नहीं है, बस समझिए। यानी कि पृथ्वी पर चाहे वो आंतरिक, पृथ्वी के आंतरिक भाग में हो या बाह्य भाग में, इंटरनल हो अर्थ का या फिर एक्सटर्नल हो, ठीक है। पृथ्वी के आंतरिक और बाह्य भाग में जिन आकारों का निर्माण होता है, यहां आकारों से तात्पर्य है जो भी भू आकृति, आकारों से तात्पर्य क्या है? भू आकृति से तात्पर्य। देखो, भू आकृति के ऊपर हम यूज कर चुके हैं, तो हम इस यहाँ पे दो टर्म यूज कर सकते हैं। एक टर्म को आप इंग्लिश में कहते हैं लैंडफॉर्म्स, लैंडफॉर्म्स, और दूसरे टर्म को यहीं पे छोटा सा डिफरेंस है, लैंडस्केप्स। तो अर्थ पे जो डिफरेंट टाइप्स के लैंडफॉर्म्स हैं, हिंदी में लैंडफॉर्म्स को कहते हैं स्थलाकृति, स्थलाकृति, स्थलाकृतियों को लैंडफॉर्म्स बोलते हैं, ठीक है। और लैंडफॉर्म्स बोलते हैं, सॉरी उल्टा बोल, ये इधर आ जाएगा, लैंडफॉर्म्स बोलते हैं। लैंडस्केप क्या बोलते हैं? स्थल रूप। आप कहेंगे सर दोनों तो एक ही जैसा लगता है, स्थलाकृतियां स्थल रूप। माइनर डिफरेंस है बहुत जगह, बस डिग्री का अंतर समझिए। डिग्री का अंतर मतलब आकृति यदि छोटी है तो उसके लिए आप लैंडफॉर्म्स टर्म यूज कर लेते हैं, एज कंपेयर एज लैंडस्केप। लैंडफॉर्म्स जो होते हैं वो छोटे छोटे आकारों को कहते हैं। धरातल पर विभिन्न प्रकार के आकार के आपको आकृतियां दिखती हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान और अन्य, तो उनको सम्मिलित रूप से लैंडफॉर्म्स कहते हैं। तो लैंडफॉर्म्स की जो स्टडी करता है, जो अध्ययन करता है, उस शास्त्र, उस विज्ञान, उस ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी के लिए आप टर्म यूज करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। अब क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी में ये जो लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो रहे हैं, आकार बन रहा है, इन सब के पीछे जिम्मेदार कौन है? तो फोर्सेस। कौन जिम्मेदार है? फोर्सेस। और फोर्सेस जो हैं वो धरातल पर, धरातल का मतलब होता है सरफेस, पृथ्वी के सतह पर, पृथ्वी के सरफेस पर, या फिर आप कहे कि पृथ्वी के सरफेस के नीचे भी, दोनों तरह का, धरातल के ऊपरी सतह पर, ऊपरी सतह पर, सरफेस जिसको कहते हैं, और इस पृथ्वी के आंतरिक भाग में, दोनों ही भागों में शक्तियां कुछ हैं, जो कुछ फोर्सेस हैं वो वर्क करते हैं। अभी मैं ना तो आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, ना ही कुछ बता रहा हूं, बेसिक पिलर खड़ा कर रहा हूं आपके दिमाग में जियोमॉर्फोलॉजी का। और मुझे इसमें 2 दिन लगेगा, इसलिए मैंने कहा था कि पूरे सप्ताह, यानी इस बार रविवार को भी पढ़ा दूंगा ताकि मैनेज हो जाए मेरा टारगेट। मेरा टारगेट है कि ये जो सप्ताह है, इस सप्ताह में मैं जियोमॉर्फोलॉजी के मैक्सिमम पार्ट को कवर कर जाए, ठीक है। तो ये टारगेट है हमारा। थोड़ा बढ़ जाए तो कोई बात नहीं, 2 सप्ताह ले लेंगे, लेकिन डिटेल में बताएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा एप्लीकेशन जो है, कोर पार्ट जो है, वो इसी जियोमॉर्फोलॉजी में। ज्योग्राफी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जियोमॉर्फोलॉजी, और दूसरा हिस्सा क्लाइमेटोलॉजी, और तीसरा हिस्सा ओशियनोग्राफी। यही तीनों जान है ज्योग्राफी की। यदि हम समुद्र विज्ञान और जलवायु विज्ञान और जियोमॉर्फोलॉजी, इन तीनों पर कमांड कर लेते हैं, इसका क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेते हैं, हाई स्टैंडर्ड, यानी स्टैंडर्ड लेवल पे यदि इसको हम समझ लेते हैं, तो समझो कि आप
भूगोल के मूल भाग पर कब्जा हो गया आपका, मतलब राजधानी पर कब्जा हो गया, दिल पर कब्जा हो गया। ये समझना, ये तीन, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा समय देना है, क्योंकि इन्हीं तीनों पर फिर आगे का, चाहे वो इन्वायरमेंट ज्योग्राफी हो, चाहे वो बायो ज्योग्राफी हो, चाहे वो ह्यूमन ज्योग्राफी हो, चाहे वो भारत का भूगोल हो, चाहे वो बिहार का भूगोल हो, या ABCD Z यूपी का भूगोल हो, या कहीं का भी भूगोल हो, ये सब के सब मांस हैं, मांस। और ये क्या है? बोन्स है, बोन्स, हड्डी है, भूगोल की हड्डी है ये, इसी कंकाल है, इसी पे भूगोल खड़ा होता है। भू आकृति विज्ञान कंकाल है। बॉडी में यदि हड्डी ना हो तो बॉडी शेप नहीं ले पाती है, आकार नहीं ले पाएगी। तो बॉडी का ज्योग्राफी को यदि हम बॉडी माने, तो ज्योग्राफी का जो स्केलेटन है, जो कंकाल है, वो ये तीन ही कंकाल है, जिसको हम कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी। बेहतर स्टूडेंट जो चाहता है कि एक बार ऑप्शनल पढ़ें और उसके बाद कहीं का भी ऑप्शनल तोड़ दें, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, या फिर कोई भी पीसीएस हो, हम हर जगह ऑप्शनल ज्योग्राफी लेंगे और हम जीतेंगे, ऐसा यदि चाहते हैं ना आप, तो आपको इन तीन पे एक अच्छी समझ बनानी है। समझ बनाने के दो रास्ते होते हैं, एक डिपेंड होते हैं हम गुरुजी पे, कि गुरुजी आशीर्वाद देंगे और गुरुजी समझाएंगे और हम समझ जाएंगे। ये भी एक अच्छा रास्ता है, यदि गुरुजी समर्पित हैं तो आपको समझा देंगे तीनों, हम आपको कोशिश करेंगे अपनी ओर से 100% देने का। लेकिन एक साथ में एक संबल, एक सपोर्ट आपकी तरफ से मुझे चाहिए। संभव हो तो जो चीजें मैं बताऊं, जो समझाऊं, उसको लिखने का अभ्यास करिएगा। जैसे आज आज अभी मैं जो बताने वाला हूं, आज बेसिक फोर्सेस बताने वाला हूं, कि धरातल पर बेस बताने वाला, बेसिक कॉन्सेप्ट। जो भी सुनेंगे एक रफ कॉपी में कोशिश करेंगे आप क्लास नोट्स की तरह नोट करते जाने का, ताकि दोहरा सके आप। तो सबसे पहले आप अपने आज के क्लास नोट्स में आप ये लिख डालिए, क्या, कि जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, सर ने स्टार्ट किया है। और बना दीजिए कि जियोमॉर्फोलॉजी तीन शब्द से मिलकर बना है, जियो प्लस मॉर्फो और लॉजी। यहाँ जियो वर्ड जो है ये पृथ्वी से संबंधित है, जियो मतलब हो गया द अर्थ, और मॉर्फो वर्ड जो है ये शेप से संबंधित है, आकृति से संबंधित है। धरातल पर जो विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनती हैं, उन आकृतियों का जो अध्ययन है, स्टडी ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स और लैंडस्केप्स आर कॉल्ड जियोमॉर्फोलॉजी। तो उम्मीद करते हैं कि डेफिनेशन मेरे दिमाग में सेट हो गया। फिर जो दूसरा पॉइंट है हमारा, वो पॉइंट ये जानना होगा कि ये जो स्थलाकृतियां हैं, ये जो स्थलाकृतियां हैं या स्थल रूप हैं जो मैं कह रहा हूं, ये स्थलाकृतियां और स्थल रूप तीन चीज की उपज है, तीन चीज की उपज है। क्या? ये स्थल खंड या लैंडफॉर्म्स, लैंडफॉर्म्स आर रिजल्ट ऑफ थ्री थिंग्स। एक उसमें है प्रक्रम, ध्यान से समझिएगा, प्रक्रम। दूसरा उसमें है समय, और तीसरा उसमें है संरचना। आपके बाउंस ना करें इसलिए मैं बताऊंगा क्या हम लिख रहे हैं। एक बहुत बड़े जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हुआ करते थे, और उस जियोमॉर्फोलॉजिस्ट का ये डायलॉग था कि जो स्थल खंड होते हैं, ध्यान से समझिएगा, स्थल खंड होते हैं, स्थल खंड या स्थलाकृतियां जो होती हैं, दोनों सिर्फ डिग्री का अंतर है, मतलब आकार का अंतर है, बाकी चीजें एक ही हैं। स्थल खंड और आकृतियां जो होती हैं वो संरचना, संरचना, समय और प्रक्रम का परिणाम होती है, प्रक्रम का परिणाम होती हैं। अब जो शुद्ध अंग्रेजी माध्यम के मेरे भाई बहन हैं, उनको हो सकता है कि यहां दिक्कत हो समझने में, तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा। संरचना का मतलब हो गया स्ट्रक्चर, STRUCTURE, स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर। और समय यानी हो गया टाइम,
अब प्रक्रम मतलब हो गया प्रोसेस। लैंडफॉर्म्स आर रिजल्ट ऑफ स्ट्रक्चर, टाइम एंड प्रोसेस। ये एक फेमस डायलॉग है, किसका? जियोमॉर्फोलॉजी का। अभी आपने देखा कि जियोमॉर्फोलॉजी स्टडी करता है, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी स्टडी करता है लैंडफॉर्म्स का, लैंडफॉर्म्स की स्टडी करता है, या फिर लैंडस्केप, जिसको एक ही चीज है, लैंडफॉर्म्स के का स्टडी करता है। अब ये लैंडफॉर्म्स होते क्या है? तो अर्थ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, घाटी, जो भी बनता है धरातल की सतह पर, और कुछ जो आकृतियां हैं वो धरातल के भीतर भी बनता है। जैसे आप देखे होंगे चूना पत्थर की चट्टानें जहां पाई जाती है वहां गुफा बनती है, चूना पत्थर की चट्टानों की गुफा में स्टैलेक्टाइट बनता है, स्टैलेग्माइट बनता है। आपने देखा होगा, सुना होगा, कंदरा स्तंभ बनता है। तो धरातल के अंदर भी कुछ आकृतियां बनती है, धरातल के बाहर भी कुछ आकृतियां बनती है, और ये जो आकृतियां हैं ये तीन चीजों के बीच के इंटरेक्शन का परिणाम। अब ये तीन चीजें क्या है? क्या है ये तीन चीजें? तो पहली बात मैं कर रहा हूं स्ट्रक्चर का। अब ये स्ट्रक्चर से यहां क्या लेना देना है, क्या तात्पर्य है? इन जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान में स्ट्रक्चर यानी कि संरचना का संबंध है चट्टानों की प्रकृति से। चट्टानों की प्रकृति, नेचर ऑफ द रॉक, नेचर ऑफ द रॉक एंड कंपोजिशन ऑफ द रॉक इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। नेचर ऑफ द रॉक एंड नेचर ऑफ द रॉक मतलब चट्टानों की प्रकृति। ध्यान से समझना और अपने हृदय में ये भाव रखना कि मुझे इस बात को समझना है कि आखिर जब सर ने कहा कि किसी भी जगह का हो, मतलब कोई भी सिलेबस हो, चाहे यूपीपीसीएस हो या कुछ भी हो, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड टाइम, ठीक है, प्रोसेस के लिए कहीं कहीं फंक्शंस टर्म यूज होता है, ठीक है, फंक्शंस के लिए प्रोसेस टर्म यूज होता है। स्ट्रक्चर, फंक्शंस, फंक्शंस की जगह प्रोसेस भी कहीं कहीं यूज होता है टर्म। तो इंग्लिश में भी बता रहा हूं, आप बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान रखिए, पेशेंस रखिए, हम दोनों में बताएंगे आपको, ठीक है। अच्छा, हम कमेंट देखे नहीं थे आप सबों का, अभी देख लिया मैंने, मैं अपने धुन में था पढ़ाने में, ठीक है। इसी तरह कमेंट कर दीजिएगा जहां आपको समस्या होगी। तो यहाँ स्ट्रक्चर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले समराइज छोटे स्तर पे पढ़ा दे रहे हैं, नोट्स में आपको मिलेगा काफी कुछ, और बाकी हम समझाएंगे तो बार बार इन चीजों का जिक्र करेंगे। चट्टानों की प्रकृति, चट्टानों की कंपोजिशन जो होती हैं, कंपोजिशन जो होती हैं, ठीक है, वो डिनोट करता है उसके स्ट्रक्चर को। जैसे मान लीजिए कि रॉक जो होगा, जो भी रॉक होगा उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसकी संरचना कैसी होगी? या तो वो हार्ड होगा, ठीक है, हार्ड होगा, या तो वह सॉफ्ट होगा। यदि कोई सॉफ्ट रॉक है, सॉफ्ट रॉक है, तो उस रॉक को कोई भी काट पीट के नोच के चला जाएगा, इरोड करके चला जाएगा, अपर्दित करके चला जाएगा। सो इरोजन जो होगा, डिग्री ऑफ इरोजन यानी इरोजन की मात्रा, अपर्दन ज्यादा किसमें होगा? इरोजन यानी अपर्दन ज्यादा किसमें होगा? इरोजन ज्यादा होगा सॉफ्ट रॉक का। और हार्ड रॉक का क्या होगा? इसका कम इरोजन होगा, ठीक है, इसका इरोजन जो होगा कम होगा, अपर्दन इसका क्या होगा? कम होगा। तो ऐसे कंडीशंस में ज्यादातर जो स्ट्रक्चर्स हमें दिखेंगे, यानी जो सॉरी जो लैंडफॉर्म्स दिखेंगे, उसमें हार्ड रोल अक्सर लास्ट में रिमेन बच जाएगा, और सॉफ्ट रॉक जो है वो बह जाएगा। जैसे एक एग्जांपल के साथ बताता हूं, आप जब किसी रेगिस्तानी इलाके में जाएंगे, डेजर्ट में जाएंगे, तो ऐसा लगेगा, यदि रात के अंधेरे में लगेगा कि कोई आदमी खड़ा है ऊपर एकदम नुकीला, ऐसे ऐसे बहुत सारे खड़े होंगे एकदम रेगिस्तान के बीच में, ऐसे ऐसे। आप सोच रहे होंगे कि रेगिस्तान के बीच में ये कौन खड़ा है भाई? दूर से देखने पे ही अलग अलग आकृति लगेगा, अलग अलग आकृति लगेगा। तो अब इसके लिए एक टर्म यूज होता है, इंसेलबर्ग नाम का टर्म यूज होता है, ठीक है, इंसेलबर्ग नाम टर्म होता है। आप कभी यूज आप पढ़ेंगे आगे चलकर, इंसेलबर्ग नाम का एक शब्द सुनेंगे आप। क्या है, क्या है, नहीं है, अभी मत समझिए, बस ये समझिए कि सर कह रहे हैं कि रेगिस्तानी इलाके में क्या होता है, कड़ी चट्टाने, जो हार्ड चट्टाने हैं वो खड़ी की खड़ी रह जाती हैं, और जो मुलायम चट्टाने थी इनके साथ में, वो मुलायम चट्टानों को हवा अपने साथ उड़ा ले जाती है। और जब मुलायम चट्टानों को हवा अपने साथ उड़ा ले जाती हैं और खरी चट्टानें यूं के यूं खरी रह जाती हैं, तो एक अलग आकृति बन जाती है रेगिस्तानी एरियाज में, ठीक है, अलग आकृति बन जाती है। ऐसी आकृति को पुकारते हैं स्थानीय लोग अफ्रीका में इंसेलबर्ग के नाम से पुकारते हैं।
चलिए इंसलबर्ग तो अपनी जगह है। एक और आकृति दिखाते हैं। जब नदियां बूढ़ी हो जाती हैं, जैसे ये नदी यहां से उतरी तो यहाँ यह नदी जवान थी, ठीक है, यंग थी नदी, यूथ थी नदी, ठीक है। फिर यहाँ नदी बीच में आई तो ये नदी जो है, ये नदी यहाँ आके मैच्योर नदी बन गई, मैच्योर थी नदी। और एंड में जब नदी एकदम ज्यादा खत्म हो गई जाके, तो जो एंड में जाके खत्म हो गई नदी, यानी माउथ बना दिया, ये नदी का माउथ है और ये नदी का ओरिजिन पॉइंट है। नदी का क्या है, ओरिजिन पॉइंट है। और नदी यहां से चली और जैसे जैसे उसको ढाल मिलता गया, वो अंततः बेस लाइन में जाके मिल गई। बेस लाइन मतलब जो समुद्र का सी लेवल है उसके लेवल पे आ गई, काटते छांटते नदी नीचे आ गई, खत्म हो गई बेस लेवल पे आके, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जो एक मिनट, मान लीजिए यहाँ है बेस लेवल, ठीक, यहाँ है बेस लेवल और ये है बेस लेवल। तो मैं ये कह रहा था कि नदी वहां तक पहुंची, तो नदियां भी कभी कभी क्या होती है ना, अपने रास्ते में जहां पे हार्ड चट्टान होता है उसको नहीं काट पाती है। वही जो कठोर चट्टान होता है घिस के गोल चिकना कर देती है, गोल और चिकना कर देती है, लेकिन काट नहीं पाती है। कोई कोई पत्थर रह जाता है एंड में जाके, एंड में जब नदी में उतना धार नहीं रहता और नदी बूढ़ी हो चुकी होती है, मैच्योर हो चुकी होती है, तो एक दो ऐसे चट्टानें होती हैं जो एंड में जो चट्टानें ज्यों के त्यों रह जाती हैं। इन चट्टानों को मोनोडेनॉक नाम दिया गया है, मोनोडेनॉक। आप इन शब्दों से डर मत जाना कि हे भगवान ये सब पढ़ा पड़ता है सर ज्योग्राफी में, नहीं नहीं ऐसा मत सोचना। देखो तुम में से, हम में से कई लोगों ने मोनोडेनॉक देखा है। नदी, बहती हुई नदी के बीच में कोई कठोर पत्थर जिसको नदी अपरदित नहीं कर पाई, तो वो ज्यों के त्यों बना रह गया, एकदम वो टीला जैसा चिकना हो गया। ऊपर से सरफेस पानी बहा ना उसके ऊपर से, तो चिकना हो गया, आसपास का मिट्टी कीचड़ तो बह गया लेकिन वो चट्टान रह गया एंड में। इसको मोनोडेनॉक कहते हैं। तो ये जो मोनोडेनॉक मैंने बताया, या जो ये इंसेलबर्ग मैंने बताया, या फिर कोई भी जो संरचना है, मतलब सॉरी कोई भी जो लैंडफॉर्म, कहिए संरचना नहीं, लैंडफॉर्म है, कोई भी लैंडफॉर्म है, ये लैंडफॉर्म असल में एक दिन में तो बने नहीं। तो इसके बनने में, लैंडफॉर्म के क्रिएट होने में, स्थलाकृतियों के निर्मित होने में, चाहे वो स्थलाकृति छोटी हो या बहुत छोटी हो, मोनोडेनॉक जैसी, या कोई बहुत बड़ी स्थलाकृति क्यों ना हो, कोई भी लैंडफॉर्म क्रिएट तभी होता है जब उस पे तीन प्रोसेस वर्क करता है। एक प्रोसेस क्या है, स्ट्रक्चर। दूसरा प्रोसेस क्या है, टाइम। और तीसरा क्या है, इसके लिए फंक्शन यूज कर सकते हैं टर्म, या प्रोसेस भी लिखेंगे तो कोई मतलब दिक्कत नहीं है। हिंदी में बात करें तो हिंदी में हमने लिखा है संरचना, समय और प्रक्रम। संरचना, समय और प्रक्रम। संरचना समझ में आ गया होगा आपको, आप में से जितने भाई बहन देख रहे हैं उन सबको समझ में आ गया कि यहां संरचना का सीधा सीधा रिश्ता चट्टान से है, और चट्टानों के सॉफ्टनेस और हार्डनेस से है। चट्टानों का सॉफ्टनेस वो किससे बना है इस पे डिपेंड करता है। जैसे लाइम स्टोन सॉफ्ट होता है, लेकिन ग्रेनाइट हार्ड होता है। ज्यादातर जो चट्टाने, पहले आप चट्टानों की संरचना तभी समझेंगे ना जब हम चट्टान के टाइप को जानेंगे। तो चट्टान तीन टाइप का होता है, एक इग्नियस रॉक, एक सेडिमेंट्री रॉक, और तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक क्या है, जिसकी ओरिजिन जो हो वो फायर से हुआ हो, वॉल्केनिक, जिसका वॉल्केनिक ओरिजिन है वो इग्नियस रॉक है। और जिसका ओरिजिन सेडिमेंटेशन से हुआ है, इट मींस नदी डिपॉजिट लाई, कहीं पर जमा करती गई, डिपॉजिट के ऊपर डिपॉजिट। पहले के जमाने में जब गांव में हम रहते थे, आप शायद कुछ लोग नहीं समझेंगे, कुछ लोग समझेंगे, एक एक घर के बाहर एक राख की ढेरी होती थी। राख की ढेरी, घर में पहले गोईठा जलता था, गोईठा यानी उपला, दिल्ली वाले इसको उपला कहते हैं, हमारे गांव में गोईठा बोलते हैं, गोबर का। तो गोबर का उपला जलता था, घर में लकड़ी जलती थी। तो सुबह जो माँ होती थी, चाची दादी होती थी, बुआ होती थी, वो सारे राख को चूल्हे से निकाल के, घर का सारा कचरा भी निकाल के
घर के बाहर जहां चौरा मतलब चौपाल होता था, वहीं पास में एक परमानेंट फिक्स्ड प्लेस होता था जहां पूरे राख को रोज फेंका जाता था। हम अंगिका भाषा वाले लोग उसको छावरो ढेरी कहते थे। दरअसल वो राख की ढेरी थी, लेकिन हम लोग कहते थे उसको छावरो ढेरी। आप कहेंगे कि इसके जिक्र इसका क्यों कर रहे हैं सर? तो मुझे याद आ रहा है इसलिए कर रहे हैं। क्यों याद आ रहा है बता रहा हूं कि होता क्या था, छावरो ढेरी राख फेंकते 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 बहुत बड़ा टीला हो जाता था राख का, और जब उसको बैलगाड़ी पे या ट्रैक्टर पे या ट्रॉली पे उठाया जाता था, एक समय होता था जब उठा के उसको खेतों में फेंकना होता था ट्रैक्टर पर, तो कुदाल होता है ना, कुदाल, उससे बहुत मुश्किल से काट काट के इसको निकालना पड़ता था, यानी यह चट्टान बन जाता था। होता क्या था ना, नीचे वाले राख के ऊपर ऊपर वाले राख की जब परत पड़ी, तो वो ऊपर वाला नीचे वाले पे क्या डालेगा, दबाव, और ये जो दबाव पर दबाव, दबाव पर दबाव, परत पर परत, परत दर परत, परत दर परत, लेयर पर लेयर हो जाता था, तो नीचे वाला एकदम सॉलिड फॉर्म में आ जाता था, नीचे वाला कठोर फॉर्म में आ जाता था। इसको कहा जाता है क्या, सेडिमेंट्री रॉक। इसको कहा जाता है परतदार चट्टाने, परत के ऊपर परत से बनने वाली चट्टाने, यानी परतदार चट्टाने। तो चट्टाने जो होती हैं वो दो तीन तरह की होती हैं। एक को कहते हैं इग्नियस रॉक, जो वॉल्केनिक इरोजन से बनता है, ज्वालामुखी फटा और ज्वालामुखी के नीचे से मैग्मा आया। मैग्मा क्या है, पिघली हुई चट्टाने। पिघली हुई चट्टाने यानी ठंडा होने पे वो राख जैसी हो जाती है, या फिर उसमें जो मेटल है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर और डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन में बदल जाता है। तो वो जो रॉक है वो इग्नियस रॉक है, आग्नेय चट्टान है, इग्नियस रॉक है। दूसरी जो चट्टान है वो है सेडिमेंट्री, परतदार चट्टान, अवसादी चट्टान। सेडिमेंट्री रॉक मतलब अ रॉक जिसका ओरिजिन सेडिमेंटेशन से हुआ हो। सेडिमेंटेशन माना अवसादीकरण, अवसाद माना, अवसाद माना होता है कचरा, कीचड़, कादो। अवसाद मतलब होता है जो भी नदी अपने साथ बहा के लाई, जो भी हवा अपने साथ उड़ा के लाया, जो वर्षा का पानी अपने साथ बहा के लाया, वो सब के सब क्या है, अवसाद है। और वो अवसाद जब जहां कहीं जमा होगा तो क्या बनेगा, अवसादी चट्टान। इसलिए अवसादी चट्टान में वैरायटी ऑफ मिनरल्स ज्यादा होता है, और अवसादी चट्टान ज्यादातर सॉफ्ट होते हैं एज कंपेयर एज इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक के कंपेयर में अवसादी चट्टानें जो होती हैं वो ज्यादा टफ होती हैं। तो ध्यान रखेंगे, हम आपको रॉक का डिजाइन बता रहे हैं। तीन तरह के रॉक होते हैं, इग्नियस, ठीक है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। एक मिनट, हाँ तो हम बात कर रहे थे आपसे कि जो चट्टानें होती हैं वो तीन तरह की होती हैं, रॉक। और ये मैं क्यों बता रहा हूं, रॉक साइकिल मैं क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसके पीछे का मेन पर्पस जो है हमारा, वो है आपको संरचना बताना। जियोमॉर्फोलॉजी में ऑप्शनल के बच्चों के लिए ये है, ये उनके लिए नहीं है जो जीएस वाले हैं। उनको इस डायलॉग से कोई लेना देना नहीं है, जीएस वालों को। ये ऑप्शनल वालों को ये सीधा सीधा डायलॉग ही एग्जाम में पूछ देता है। यूपीएससी में सीधा ये क्वेश्चन पूछ देता है कि एक्सप्लेन दिस लाइन या एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट दैट द लैंडफॉर्म्स आर द रिजल्ट ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड टाइम। और ये भी दे देता है या स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टाइम, हियर फंक्शंस एंड प्रोसेस आर सेम। तो मैं वन बाय वन करके मैं चाहता हूं, बेसिक है ये, बेसिक्स ये नहीं समझा और सीधे मैं क्वेश्चन बता दूं। दो रास्ते होते हैं पढ़ाने के, एक रास्ता होता है रेडीमेड टेम्पररी रास्ता, एक रास्ता होता है परमानेंट पिलर डाला। चूंकि बीपीएससी ने टाइम दे दिया तो मैंने सोचा कि तीन चीज पे ज्यादा हम जो फोकस कर देते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोलॉजी, ओशनोग्राफी, इन तीन पे फोकस देने के लिए मैंने टाइम पूरा बजट बना लिया है अपना, कि कैसे हम मार्च तक में खत्म कर लेंगे सिलेबस को, इसके लिए पूरा टाइम फ्रेम कर दिया है। और उसमें मैंने 20 दिन का मार्जिन रखा है, 10 से 20 दिन का एक्स्ट्रा रखा अपने पास, कि उतना आगे पीछे यदि हो तो उसमें मैनेज हो जाए। आपके पीडीएफ का काम जारी है, हमारे साथ कुछ मेरे भाई बहन हैं जो पीडीएफ पे लगे हुए हैं।
तो अभी संजोग से वो आए हैं जो नेक्स्ट आपका सेट टाइप होगा, ठीक है। तो बस मेंशन कर दीजिए और देख के लीजिए। मैथ्स वाला कौन सा बेटा? टेस्ट 19। आपका 6 और आपका 15, ठीक है, लिख दीजिए। और सेट का वो जिसका सोर्स भी लिख दीजिएगा, ठीक है। और वो पीडीएफ भेज दिया आपने? अच्छा, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। कुछ कुछ एक मिनट मैं थोड़ा समय लूंगा, 1 मिनट आप लोगों से, बस 1 मिनट। तो आप लोगों को मैं जानबूझ के ये टर्म समझा रहा हूं, आज आप समझ के कोशिश करना, इसको ट्राई करना लिखने का। हम बात कर रहे थे किस पे? संरचना पे। और हम बात कर रहे थे किस पे? आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। हाँ, अच्छा, ठीक है, ठीक। थैंक यू सो मच। संरचना का, और हम बात कर रहे थे किसका? समय का, और हम बात कर रहे थे प्रक्रम का। पहले बता रहे थे कि देखो स्ट्रक्चर कैसे, स्ट्रक्चर क्या है, उस पर हमने फोकस किया था। फिर मैंने बताया कि स्ट्रक्चर का एक्चुअल कनेक्शन कहां से। तो स्ट्रक्चर कनेक्टेड है रॉक से। स्ट्रक्चर किससे कनेक्टेड है? चट्टानों से। रॉक होता क्या है? व्हाट इज रॉक? आप सिंपल लैंग्वेज में समझते जाइए। रॉक इट मींस द कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स। रॉक क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स, ठीक है। मिनरल्स किसको बोलते हैं? जो जमीन के नीचे से जो भी आप मेटल, नॉन मेटल, यूजफुल थिंग्स निकालते हैं, वो सब क्या है? मिनरल्स, खनिज। यानी खनिजों का एक, आप कह सकते हैं कि कॉकटेल है। रॉक क्या है? चट्टान क्या है? चट्टान खनिजों का एक मिश्रण है। विभिन्न प्रकार के खनिज आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? चट्टान बनाते हैं। लगभग अप्रोक्सीमेटली 200, मोर देन 200 मिनरल्स, मोर देन 200 मिनरल्स चट्टान बनाते हैं। चट्टानों में लगभग 200 प्रकार की खनिज पाए जाते हैं। तो चट्टाने हैं क्या? चट्टाने कॉम्बिनेशन है किनका? किनका कॉम्बिनेशन है? सम्मिश्रण है किनका? खनिजों का। 200 से अधिक प्रकार की खनिजें आपस में मिलकर चट्टान बनाती हैं, ठीक है। 200 से अधिक प्रकार की खनिजें आपस में मिलकर चट्टान बनाती हैं। आज ज्यादा भागा दौड़ी है और कल हिस्ट्री की क्लास नहीं हुई, तो हिस्ट्री वाले बच्चे भी पूछ रहे हैं, ठीक है। तो रॉक जो है कॉम्बिनेशन है मिनरल्स का, और मिनरल्स 200 से ज्यादा होते हैं। अब ये जो मिनरल्स हैं, ये पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊपरी भाग पर आते हैं, और ऊपरी भाग से पुनः आंतरिक भाग में जाते हैं। ये इनका क्रम चलता रहता है। यानी आंतरिक भाग के मिनरल्स, चट्टान, ऊपरी भाग पर आते हैं। कैसे आते हैं? विद द हेल्प ऑफ वॉल्केनो। नया नया चीज लेते हैं, जिनमें हम आपको एकदम सिंपल वे में एक चीज सिखाने की कोशिश करते हैं, रॉक साइकिल, ठीक है। इसको कहते हैं चट्टानों का चक्र। चट्टानों का चक्र समझा देते हैं, छोटा सा टॉपिक है इसका। पीटी से कोई लेना देना नहीं, मेंस से, जीएस से भी रिलेटेड है। ये क्या है? चट्टानों का चक्र। तो चट्टानों का चक्र क्या है, ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक चक्र बनाया मैंने, ठीक है। मान लीजिए ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है, अर्थ का इंटरनल पार्ट है। आंतरिक भाग है, इंटरनल पार्ट है पृथ्वी का। और पृथ्वी के आंतरिक भाग में टेम्परेचर अधिक है, ठीक है। टेम्परेचर ज्यादा, गहराई बढ़ने पर तापमान क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। एक छोटे से मासूम ने एक बार हमसे पूछ लिया था, आप लोग तो बड़े लोग हैं, आप लोग नहीं पूछेंगे, फिर भी बिना पूछे आपको बता देते हैं। तापमान, ठीक है, और उष्मा में क्या फर्क है? उस मासूम बच्चे ने मुझे पूछा था, सर कहीं पर टेम्परेचर लिखा होता है, कहीं पर हीट लिखा होता है, सर हम बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या है, दोनों एक के को कहते हैं या दोनों दो चीज है। तो हम उस मासूम को बताए थे, और मेरा पूरा मन है कि आपको भी बता दें कि बाबू दोनों दो चीज है। सर हम तो इसको एक ही समझते थे आज तक। हम सोचते थे तापमान और उष्मा एक ही है, अलग है।
कैसे अलग है? ये जो तापमान है, हीट है, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। ऊर्जा का एक ऐसा रूप है, ऊर्जा का रूप है कौन? हीट। हीट जो है, उष्मा जो है, ऊर्जा का रूप है जो थर्मोडायनामिक तरीके से एक मोल से, एक मॉलिक्यूल बोलेंगे, मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर होता है, ठीक है। ऊर्जा का, किसी पदार्थ के अंदर ऊर्जा का उष्मा के रूप में एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर उष्मा कहलाता है। यानी हीट इज कनेक्टेड विद द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू वन मॉलिक्यूल, फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। टेम्परेचर अलग है, क्या है फिर? ये काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है, काइनेटिक मूवमेंट से रिलेटेड है। अब जब हीट एक से दूसरे में जाता है ना, हीट जब एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में जाता है, तो इन मॉलिक्यूल के बीच में काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। मॉलिक्यूल के बीच में गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और ये एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं ये मॉलिक्यूल। यानी इनके बीच जो ये गतिज ऊर्जा पैदा होती है, जो काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है, उसको टेम्परेचर कहते हैं। यानी टेम्परेचर इज रिलेटेड विद द काइनेटिक फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सबस्टेंस। एक पदार्थ जो कण से मिलकर बना है, मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, उस मॉलिक्यूल के, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में जो उष्मा ट्रांसफर होती है, जैसे मान लीजिए आप बहुत गर्म हैं, हॉट हैं आप, और पड़ोस वाला आदमी बड़ा ठंडा है, कूल है आप, और गर्म आदमी ने उस ठंडे आदमी के हाथ पे हाथ रख दिया, रख देते हैं लोग कभी कभी ठंडा लगाने के लिए, ठीक है। आपने हाथ रखा उस पे, तो आपके हाथ में क्या है? हीट ज्यादा है, और उसके हाथ का हीट क्या है? कम है। तो आपके हाथ से हीट ट्रांसफर होने लगेगा किस में? उसके हाथ में। तो ये जो हीट ट्रांसफर हुआ, यहां टेम्परेचर ट्रांसफर नहीं हुआ, वो हीट ट्रांसफर हुआ। हीट ट्रांसफर हुआ कैसे? आपके हाथ का जो जो मॉलिक्यूल उसके हाथ के जो जो मॉलिक्यूल के कंसल्ट में आया, संपर्क में आया, कम हीट वाले मॉलिक्यूल ने ज्यादा हीट वाले मॉलिक्यूल से हीट खींच लिया, सोख लिया। दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। ये एक तरह से उष्मा गतिकी कहलाता है, ये हीट से संबंधित है। और टेम्परेचर क्या है फिर? टेम्परेचर जो है उन्हीं मॉलिक्यूल में जो अभी हीट ट्रांसफर कर रहे थे, हीट ट्रांसफर के कारण जब उष्मा हीट एक से दूसरे में जाने लगता है, ज्यादा जाता है, तो उनके बीच के मॉलिक्यूल्स के बीच का टेम्परेचर मतलब बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब इनके बीच की काइनेटिक मूवमेंट बढ़ जाती है। टेम्परेचर इज रिलेटेड विद द काइनेटिक मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल, वेयर हीट इज रिलेटेड विद द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। याद रखना, थोड़ा ज्यादा हो सकता है किसी किसी को बाउंस भी कर गया होगा, क्या क्या बता रहे हैं सर, उतना तो सोचे ही नहीं थे, हम तो इसको एक के मान के चल रहे थे। दोनों दो चीज है। अब हम ये क्यों बताए आपको, इसके पीछे भी रीजन है, बताने के पीछे रीजन है। ज्यो ज्यो गहराई बढ़ती है पृथ्वी में, त्यों त्यों क्या बढ़ता है? टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर मानना कि कणों के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ेगा, कणों के बीच का मूवमेंट बढ़ेगा। तो जब कणों के बीच का मूवमेंट बढ़ेगा, तो ऊपर यदि कोई चीज ठोस में है, ठोस में कण बहुत नजदीक नजदीक होते हैं, और द्रव में कणों के बीच की दूरी बढ़ती है। इसीलिए जब हम किसी खास टेम्परेचर पर किसी चीज को गर्म करते हैं, जैसे मान लीजिए पानी को हम गर्म किए, पानी को हम गर्म किए 100 डिग्री टेम्परेचर पर, 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर पानी को हम गर्म किए, तो पानी भाप में बदल गया। यानी पानी पहले द्रव अवस्था में था, पानी पहले द्रव अवस्था में था, अब पानी गैस की अवस्था में आ गया। यानी पानी द्रव अवस्था में था तो मॉलिक्यूल के बीच की दूरी इतनी थी, और गैस अवस्था में मॉलिक्यूल के बीच की दूरी बढ़ जाती है। हम ये सब चीजें क्यों पढ़ रहे हैं, हम ये सब आपको क्यों बता रहे हैं, इसके पीछे का रीजन है आपको चट्टानों का चक्र समझाना। और उसके लिए इतना जानने की जरूरत भी नहीं है, कम जान के भी काम चल जाएगा। क्या काम चल जाएगा? जो पृथ्वी है ना हमारी, उसमें गहराई बढ़ने पर
तापमान बढ़ता है, जो जो गहराई बढ़ती है, डेप्थ बढ़ता है, तो टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। इस हिसाब से प्रत्येक 165 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। आप पूछोगे क्यों, तो भी मैं बता दूंगा क्यों बढ़ जाती है, बताऊंगा आपको अभी कुछ देर बाद, ठीक है, जब हम बता रहेंगे आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना नाम का चैप्टर पढ़ा रहेंगे। तो तापमान बढ़ जाता है गहराई बढ़ने के साथ। इस हिसाब से यदि तापमान बढ़ता जाएगा तो ऊपर का सतह भले ही ठोस हो सकता है, लेकिन केंद्र को होना चाहिए किस में, द्रव में या फिर गैस में, क्योंकि अधिक तापमान पर कोई भी पदार्थ जो है या तो द्रव अवस्था में हो सकता है या गैस अवस्था में हो सकता है। इसी हिसाब से पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी परत है, जिसको आप क्रस्ट कहते हैं, पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी परत है जिसको आप क्रस्ट कहते हैं, वो ये जो क्रस्ट है इसके ठीक नीचे एक परत है, पतली सी परत है, जिसका नाम है, आप एस्थनोस्फेयर के नाम से जानते हैं इसको एस्थनोस्फेयर से नाम से जानते हैं। यहाँ तापमान ज्यादा होने के कारण चट्टानें यहाँ पिघली अवस्था में होती है, तापमान ज्यादा होने के कारण चट्टानें पिघली अवस्था में होती है। और इस पिघले हुए चट्टान को, जब चट्टान पिघला अवस्था में होगा ना, चट्टानों के पिघले हुए अवस्था को क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। ये मैग्मा कहीं कमजोर धरातल पाकर ऊपर आने की कोशिश करते रहते हैं, और कभी कभी ऊपर आने के क्रम में पाताल में ही जम जाते हैं, यानी जमीन के नीचे ही जम जाते हैं। कभी कभी ही इसको सौभाग्य मिलता है ऊपर आके जमने का, ज्यादातर ये रास्ते में ही जम जाते हैं ऊपर आते समय, क्योंकि ज्यों ज्यों ऊपर आते हैं तापमान कम होने लगता है और ये ठोस होकर जम जाते हैं। तो जब मैग्मा धरातल के आंतरिक भागों से मैग्मा ऊपर आती है और ठोस होकर जम जाती है, ठोस होकर जम जाती है, ठीक है, तो वो चट्टान बनाती है, उस चट्टान को इग्नियस रॉक कहते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, बैसाल्ट चट्टान का नाम सुना होगा, जिससे काली मिट्टी बनती है, वो इग्नियस रॉक है। इसी तरीके से ग्रेनाइट चट्टान का नाम सुना होगा, वो इग्नियस रॉक है। इसी तरीके से डोलेमाइट नाम का चट्टान सुना होगा, डोलेमाइट वो इग्नियस रॉक है। डोलेमाइट नाम का चट्टान सुना होगा, ये इग्नियस रॉक है। इसी तरीके से गैब्रो नाम का चट्टान सुना होगा, ये इग्नियस रॉक है। तो गैब्रो, डोलेमाइट, बैसाल्ट, ग्रेनाइट, ये सब के सब इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक यदि है तो इनमें एक चीज की समानता होगी। क्या समानता होगी एक चीज की, ये सब के सब जो होंगे बहुत ज्यादा हार्ड होंगे। क्यों हार्ड होंगे, क्योंकि मैग्मा के ये सब के सब हार्ड होंगे, एक बात। दूसरी बात, ये मैग्मा से बने होंगे, मैग्मा यानी मेल्टेड फॉर्म ऑफ रॉक से बने होंगे। तीसरी बात, जब ये मैग्मा से बने होंगे तो इनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स कम होंगे, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मैग्मा जब बनता है तब जब चट्टानों का तापमान जब 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा पहुंच जाता है, जब चट्टानों का तापमान मोर देन 1000 डिग्री हो जाता है, तब जाकर के वो चट्टान पिघल कर मैग्मा में कन्वर्ट होता है। और वह मैग्मा फिर से जब ठंडा होता है तो फिर से वो जम जाता है। जैसे मोम को पिघलाइए तो वो पानी बन जाएगा, और जब आप उसको छोड़ दीजिए कुछ देर तो फिर वो ठंडा होकर क्या बन जाएगा, हार्ड चट्टान में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब उसी तरीके से ये गैब्रो जो पाताल में बनता है, डेप्थ में बनता है, जब मैग्मा डेप्थ में ही जम जाती है, जहां पैदा ली थी थोड़ा सा ऊपर आई और जम के चट्टान बन गई, ठोस हो गई, गैब्रो, इसको पाताली अग्नि चट्टान कहते हैं, ठीक है। और डोलेमाइट, इसको अधिपाताली अग्नि चट्टान कहते हैं। यानी ये सब के सब ऐसे अग्नि चट्टान हैं जो इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ में क्रिएट होते हैं। इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ में क्रिएट होने वाले इग्नियस रॉक दो हैं। डीपेस्ट इग्नियस रॉक जो ज्यादा डेप्थ में पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड गैब्रो, और जो फॉल्ट में पाया जाता है इग्नियस रॉक, जब फॉल्ट में फ्रेम्ड होता है, बनता है, फॉर्म्ड होता है, जब फॉल्ट में, दरारों में जब फॉर्म्ड होता है तो उसको कहते हैं डोलेमाइट, दरारों में बनने वाले को। और जो एकदम सतह पर आकर फैल जाता है क्योंकि पतले मैग्मा से बनता है, तो इसको कहते हैं बैसाल्ट। और कुछ ऐसी भी चट्टानें हैं जो बैसाल्ट से अलग होता है नेचर में, और ज्यादा ठोस और ज्यादा हार्ड होता है, ज्यादा चमकीला होता है, वो है ग्रेनाइट। ये सतह पे भी बनता है और डेप्थ में भी पाया जाता है कई जगहों पे।
तो ग्रेनाइट, बैसाल्ट, डोलेमाइट, गैब्रो, ये सब के सब चट्टाने जो हैं इग्नियस चट्टाने हैं। अब क्या है, प्रकृति का एक नियम समझिए, नेचर का एक रूल है कि नेचर यानी सरफेस पर, हम रॉक साइकिल से यहां क्यों आ गए वो समझाने के लिए आए हैं। ये है रॉक साइकिल। अभी यहां रोके हैं हम आपको, कहां पे रोके हैं, इग्नियस रॉक पे। अब हम इग्नियस रॉक से किस पे जाने वाले हैं, इग्नियस रॉक से हम सेडिमेंट्री पे जाने वाले हैं। यानी सेडिमेंट्री का मतलब किस पे, अवसादी चट्टान, जिसको हम परतदार चट्टान भी कहते हैं। अवसादी चट्टानों के बारे में हम समझाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि अवसादी चट्टान के फॉर्मेशन से पहले हम ये सोचें, ये समझें कि ये आग्नेय चट्टान जो हैं, इग्नियस रॉक जो हैं, इस इग्नियस रॉक के साथ ऐसा क्या होता है और क्यों होता है कि इन्हीं के टूटने फूटने सड़ने गलने से, इन चट्टानों के टूटने फूटने सड़ने गलने से जो टुकड़े बनते हैं, जो चूर्ण बनता है, उन चूर्णों का, उन चूर्णों को हम अवसाद कहते हैं। नदियों द्वारा बनाया जाता है इनका अवसाद, या फिर हवा द्वारा बनाया जाता है इनको अवसाद के रूप में कहीं ले जाकर जमा किया जाता है। और जब ये अवसाद जमा होते हैं तो उनको परत दर परत जमा होते हैं ये अवसाद, और हजारों लाखों वर्षों में बहुत मोटा लंबा चौड़ा परत बना देते हैं। तो उस पे दबाव के कारण, जैसे राख की ढेरी में नीचे वाला राख चट्टान ठोस में बदल जाता है, कुदाल से भी काटे ना कटता है, तो सोचिए वो 6 महीना में ऐसा हालत है। तो ये लाखों हजारों साल में यही इन्हीं का मलबा कहीं पर जम करके जब ठोस रूप ले लिया, तो इनके लिए क्या टर्म यूज होता है, अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक, परतदार चट्टान। जैसे आपने नाम सुना होगा, चूना पत्थर का नाम सुना होगा, चूना पत्थर, लाइमस्टोन इज अ टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। ये लाइमस्टोन क्या है, इन्हीं चट्टानों में से जब, देखो जब ज्वालामुखी फटता है, जब कहीं पर भी, कभी आप गांव में भट्ठा, ईटा का भट्ठा देखें, देखे होंगे आप, ईट भट्ठा, ईट भट्ठा में जब भट्ठा में आग लगाता है, भट्ठा पकता है, तो पकने के बाद कभी गए हैं, हम बचपन में जाते थे, हमारे गांव में ईट में भट्ठा में आग लगता था, तो दंत मंजन बनाने के लिए वहां से राख लाने जाते थे, और उजला उजला राख भी हमको मिलता था एकदम खल्ली जैसा, और उसी का दंत मंजन बनाते थे। आप सोचें कितना क्रिएटिव बच्चा था ये, छोटा था तो। उस समय इतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं था ना गाँव में, तो या तो लोग राख से धोते थे, वो गोईठा गोबर वाला राख से, या फिर ये कोयले के राख से धोते थे। तो हम ईंट का जो भट्ठा वाला, जो उजरका वाला खल्ली जैसा दिखता था, वो लाते थे। तो उस समय हमको ये समझ में नहीं आता था कि जला काला हो गया उजला क्यों, कोयला जला था इसके अंदर और ये उजला उजला पाउडर जैसा कैसे बना। दरअसल होता क्या है, जब भी कहीं बहुत हाई टेम्परेचर पर कोई मिनरल जलता है, कोई भी मिनरल जलता है, तो वो मिनरल क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शन के थ्रू कुछ ना कुछ क्रिएट करता है। जैसे इस इन्हीं में से बैसाल्ट, डोलेमाइट, गैब्रो, इनमें ये हैं किससे बने हुए, चट्टान से। चट्टान किससे बना था, 200 टाइप के खनिज से। तो उन 200 टाइप के खनिज में कोई कैल्शियम भी तो होगा, सिलिकॉन भी होगा, कैल्शियम भी होगा, मैग्नीशियम भी होगा, आयरन भी होगा। तो यदि कहीं कैल्शियम रिच वाला कोई मैग्मा हो, कैल्शियम रिच वाला पार्ट हो मैग्मा का, तो जो जब बरसात होगी वो कैल्शियम रिच वाला मैग्मा से बने हुए कठोर अग्नि चट्टान पे, तो बरसात क्या करेगा, वो जो राख वाला पार्ट है उसमें से जो जल के राख बन गया है, उसको अपने साथ बहा ले जाएगा। और बहा ले जाएगा राख को, तो कुछ समय बाद जहां पे उस राख को जमा करते जाएगी परत दर परत, परत दर परत, तो यदि सफेद रंग के राख को जमा करेगी, तो क्या बनेगा, वो चूना पत्थर। चूना पत्थर एक सेडिमेंट्री रॉक है, एक अवसाद चट्टान है, जिसका निर्माण तब होता है जब इग्नियस रॉक जो बना है उसमें कहीं पर कैल्शियम ऑक्साइड होता है, या कैल्शियम के रिलेटेड मतलब राख होता है कैल्शियम वाला, उसको वर्षा का जल बहा के ले जाता है और कहीं परत दर परत बिछाता है, और वो जम के चट्टान में बदल जाता है। तो ऐसे चट्टान को चूना पत्थर कहते हैं। तो चूना पत्थर की चट्टान एक तरह की अवसादी चट्टान है। कई तरह के अवसादी चट्टान हैं। अवसादी चट्टानों में कई उदाहरण आपने पढ़ा होगा। एक उदाहरण मैंने दिया आपको, चूना पत्थर, ये अवसादी चट्टान है। सॉरी, इसके अलावा सैल सुने होंगे, सिलिका, ये सिलिका का चट्टान जो है, या ये भी अवसादी चट्टान है। बलुआ पत्थर सुने होंगे,
बलुआ बालू मतलब छोटे छोटे कण एक साथ जमा होकर के रेत में बन गए, रेत नदियां बहा के लाए इसको काट काट के रेत के रूप में, जिसको आप शुद्ध शब्द में बालू कहते हैं, ठीक है। और वो बालू जब जम गया तो बना दिया बलुआ पत्थर, सैंड स्टोन इंग्लिश में बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सैंड स्टोन, सैंड स्टोन, सिल्ट बोलते हैं इसको, या फिर इसको इसको लाइम स्टोन बोलते हैं। तो लाइम स्टोन हो गया, सैंड स्टोन हो गया, सिलिका या सिलिकेट हो गया, ये सब के सब अवसादी चट्टान है। इनका इनकी मां ये है आग्नेय चट्टान, इज मदर ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक। केवल आग्नेय चट्टान ही नहीं, आग्नेय और अवसादी इन दोनों चट्टानों के साथ क्या होता है, इरोजन इनका भी होता है, ये भी सड़ते गलते हैं, चूना पत्थर भी सड़ता गलता है, बलुआ पत्थर भी सड़ता गलता है, और इन दोनों का इरोजन होता है और इनसे अवसादी चट्टानें बनते रहती हैं एक से एक। लेकिन यदि किसी कारण से आग्नेय या अवसादी चट्टान हाई टेम्परेचर के संपर्क में आ गया और हाई प्रेशर के संपर्क में आ गया, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, यानी कि यदि कोई सेडिमेंट्री रॉक उच्च तापमान और उच्च दाब प्रेशर के संपर्क में आ गया, तो ज्यादा तापमान और ज्यादा प्रेशर ये जब झेलता है ये लोग, तो इनका रूप बदल जाता है, ठीक है, इनके फिजिकल स्ट्रक्चर बदल जाते हैं। जैसे मान लीजिए चूना पत्थर है, चूना पत्थर लाइम स्टोन है, और लाइम स्टोन पर हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा तापमान इसको सहना पड़ रहा है, उच्च तापमान सहना पड़ रहा है, और उच्च तापमान के साथ साथ यदि इसको उच्च तापमान के साथ इस पर प्रेशर भी ज्यादा पड़ रहा है, उच्च दाब पड़ रहा है। याद रहे, जब जब आप पर भगवान ज्यादा प्रेशर देता है, जैसे अभी मेरे पे काम का प्रेशर 2 दिन से बहुत ज्यादा था, तो जब ज्यादा प्रेशर हो तो समझ लीजिए कि आपका क्या होने वाला है, मेटामॉर्फिज्म। क्या होने वाला है, मेटामॉर्फिज्म। देखो मॉर्फिज्म मतलब वही आकार की, मॉर्फो शब्द, और मेटा शब्द जो आजकल फेसबुक ने यूज किया है, मेटा, मेटा का मतलब होता है चेंज, बड़े लेवल का चेंज, विस्तृत चेंज। मेटामॉर्फिज्म मतलब आकार में होने वाला, प्रकार में होने वाला चेंज, यानी इसको हिंदी में कहते हैं रूपांतरित चट्टान। इसको क्या कहते हैं, रूपांतरित चट्टान। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, और इस प्रोसेस को मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। इफ यू आर अंडर प्रेशर and you are burning because of the heat around you, टेम्परेचर चारों तरफ ज्यादा हाई है, बॉस टॉर्चर कर रहा है जहां आपका, वहां काम का प्रेशर भी बहुत है, बीपीएससी भी निकालना है, घर का भी प्रेशर है, यदि झेल गए उस प्रेशर को, झेल गए टेम्परेचर को, तो आप कोयला नहीं रहिएगा, आप डायमंड बदल जाइएगा। दो बातें होंगी, जब किसी पे बहुत ज्यादा हीट और बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, वही हीट और टेम्परेचर में हम पहले ही अंतर बता दिए, टेम्परेचर का, हीट का ही अपर डिग्री है टेम्परेचर, टेम्परेचर के कारण ही इसके मॉलिक्यूल्स अपनी जगह बदल लेते हैं। इसके मॉलिक्यूल्स जब जगह बदल लेते हैं तो इनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, केमिकल वही रहता है, फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो चूना पत्थर नहीं रहता, चूना पत्थर संग मर मर हो जाता है, और खूबसूरती इसकी चूना पत्थर से लाख गुना हो जाती है। ये आईएएस, ये आईपीएस इसी मेटामॉर्फिज्म से होके गुजरते हैं और बर्दाश्त करते हैं क्या, बहुत हीट बर्दाश्त करते हैं, लोगों का ताना, प्रेशर बर्दाश्त करते हैं फैमिली का। तो हीट और प्रेशर आपको ट्रांसफॉर्म करता है। जब आप बहुत ज्यादा प्रेशर में, दुख में है, तनाव में है, तो आप समझ लीजिए कि आप पर मेहरबानी है ऊपर वाले की, और वो आपको कोयला से हीरा बनाना चाहते हैं, ठीक है। कोयला एक अवसादी चट्टान है, याद रखिएगा, कोयला क्या है, एक अवसादी चट्टान है, ठीक है। कोयला अवसादी चट्टानों में पाए जाने वाला पदार्थ है, पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में मिलने वाला पदार्थ है। और ये कोयला, यही कोयला यदि मेटामॉर्फिज्म नाम के प्रोसेस से गुजरता है, मेटामॉर्फिज्म इट मींस रूपांतरण की प्रक्रिया से गुजरता है, जब कोयले पर उच्च ताप दिया जाता है, उच्च ताप, हाई टेम्परेचर से गुजरता है कोयला, टेम्परेचर क्या करेगा, इसके
कोयले का, ये कोयला है तो ये इसके अंदर क्या है, फिर ये कोयले का मॉलिक्यूल है। कोयले का क्या है, मॉलिक्यूल है। अभी मॉलिक्यूल के बीच में खाली जगह है, तो ये कोयला मुलायम है। जिस जिस ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स के बीच में, अणु के बीच में, कण के बीच में जगह होगा जितना ज्यादा, वो उतना ही मुलायम होगा। ठोस के कणों के बीच कम जगह होता है तो ठोस कम मुलायम होता है। द्रव के कणों के बीच ज्यादा जगह होता है। सॉलिड हार्ड होता है, रिजिड होता है। लिक्विड हार्ड नहीं होता है, रिजिड नहीं होता है। और गैस तो बिल्कुल ही भी हार्ड या रिजिड नहीं होता, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स के पास कण कण जो है, इसके मॉलिक्यूल्स जो है, इसके बीच का इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस और इनके बीच का इंट्रा मॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन है, फोर्स है, वो क्या होता है, गैस में कम होता है। ठीक है, ये अट्रैक्शन कम होता है तो कण दूर दूर होते हैं, इनके बीच स्पेस ज्यादा होता है, ये ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। कोयला पहले क्या था, इनके कणों के बीच की दूरी ज्यादा थी। जब इस पर ताप, बहुत टेम्परेचर पड़ा, तो टेम्परेचर ने इसके कणों में क्या पैदा किया, अभी बताया था ना, काइनेटिक मूवमेंट। काइनेटिक मूवमेंट यानी गतिज गतिज मतलब गतिज क्रियाकलाप कह सकते हैं। इनके कण गति करने लगते हैं, जहां टिके थे वहां टिके नहीं रहते, और वो मूव करने के लिए उतावले हो जाते हैं। उनके मूव करने का उतावलापन तापमान बढ़ने के कारण, जितना तापमान बढ़ेगा कण उतना ज्यादा मूव करेगा। और जब ये कण तापमान के कारण मूव करने की कोशिश करते हैं, उसी समय इन कणों पर क्या पड़ता है, दबाव। तो ये कण क्या होते हैं, चिपकते जाते हैं एक दूसरे से। पहले जो ये कण थे दूर दूर थे, अब ये कण क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे एक दूसरे में। और चिपक हो जाएंगे तो फिर ये कोयला नहीं रहेंगे, ये क्या हो जाएंगे, हीरा। अब कोयला थे ये पहले, लेकिन जब इन पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा, हद से ज्यादा प्रेशर पड़ा, बहुत ज्यादा तापमान सहा ये इन्होंने, बातों का, ताना का, कमेंट का, गंदे गंदे लोगों के भद्दे, मतलब घटिया कमेंट्स का, ये सब सब सहा कोयले ने। तब जाके ये कोयला कन्वर्ट हुआ इनके बीच, अंदर मन में काइनेटिक मूवमेंट ज्यादा हुआ इनके विचारों में, यानी इनके कणों में। और इनके कण करीब आए एक साथ, और फिर कण जब एक साथ आए तो कोयला का मेटामॉर्फिज्म कंप्लीट हुआ और कोयला हीरा में कन्वर्ट हो गया। अब कोयला भी एक चट्टान है, लेकिन ये सेडिमेंट्री चट्टान है, लेकिन हीरा सेडिमेंट्री चट्टान नहीं है, हीरा मेटामॉर्फिक चट्टान है। हीरा क्या है, मेटामॉर्फिक फॉर्म ऑफ द कोल है। सिमिलरली लाइमस्टोन इज अ ये लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, सैंडस्टोन स्फटिक में बदल जाता है। सैंडस्टोन किस में कन्वर्ट होता है, स्फटिक में। और कोल किस में कन्वर्ट होता है भाई, कोल डायमंड में। और लाइमस्टोन किस में कन्वर्ट होता है, मार्बल में। तो ये जो कन्वर्जन है ना, ये जो मेटामॉर्फिज्म है, इसी को कहते हैं हम रूपांतरित चट्टान, ये जो बन रहे हैं। अब क्या है, अब हम वो पढ़ रहे थे, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, रॉक साइकिल पढ़ने की कोशिश थी हमारी, रॉक साइकिल पढ़ने की कोशिश थी। तो हम देख रहे थे कि आग्नेय चट्टान का रूपांतरण हुआ। आग्नेय चट्टान का रूपांतरण दोनों का होता है। एक साफ फ्रेश ले लो और 3 शब्द लिखो सिर्फ। जी सर, लिख लेते हैं। आग्नेय, इग्नियस, इग्नियस लिख लो यहां पे, आग्नेय चट्टान। इससे तीर मार लेंगे और यहां लिख देंगे अवसादी चट्टान, वही सेडिमेंट्री। अब क्या है, आग्नेय का भी मेटामॉर्फिज्म हो सकता है और रूपांतरित का भी मेटामॉर्फिज्म हो सकता है। तो दोनों का हो सकता है रूपांतरण, और इनसे बन सकता है रूपांतरित चट्टान। इनसे क्या बन सकता है, रूपांतरित चट्टान। अब इस तीर को गोल बना लो तो चक्र बन जाएगा। अब रूपांतरित चट्टान फिर से पिघल सकता है, मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा ना। यदि यदि रूपांतरित चट्टान, क्या रूपांतरित चट्टानें मैग्मा में कन्वर्ट हो सकती है, जी हो सकती है। रूपांतरित चट्टानें भी मैग्मा में कन्वर्ट हो सकती है। और यदि रूपांतरित चट्टान मैग्मा में कन्वर्ट होकर ठोस हो गई, जम गई, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आग्नेय में। और यदि आग्नेय चट्टान हाई टेम्परेचर प्लस हाई प्रेशर के संपर्क में आएगी, तो उसका रूपांतरण हो जाएगा। यानी ये दोनों एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। क्या रूपांतरित चट्टानों का अपरदन हो सकता है, हाँ होता है, इनका भी अपरदन होता है। और इनका अपरदन यदि होगा
तो ये क्या बना सकते हैं, फिर से ठोस होके जमने पे क्या बना सकते हैं, अवसादी चट्टान। और यदि अवसादी चट्टान का मेटामॉर्फिज्म होगा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, यदि कोई अवसादी चट्टान आएंगी तो उनका भी क्या होगा, रूपांतरण होगा। क्या आग्नेय से अवसादी बन सकता है? बिल्कुल। यदि आग्नेय चट्टान का इरोजन होगा, अपर्दन होगा, तो उनके ठोस होके जमने से क्या बनेगा, अवसादी चट्टान। क्या कोई अवसादी चट्टान आग्नेय चट्टान में कन्वर्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कब? जब आग्नेय चट्टान एस्थेनोस्फीयर में चला जाएगा, धंस जाएगा, तो मैग्मा में परिवर्तित यदि हो गया किसी कारण से, तो मैग्मा में कोई भी चीज परिवर्तित होता है तो ठोस होकर जमने पर वो अपने आप क्या बन जाएगा, ठोस होकर जमने पर वो आग्नेय चट्टान बना देगा। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो हर कोई हर किसी में चेंज हो रहा है साहब, हर कोई हर किसी में चेंज हो रहा है। यानी आग्नेय का परिवर्तन हो सकता है किस में, रूपांतरित में, रूपांतरित का परिवर्तन हो सकता है किस में, अवसादी में, अवसादी। ये एक चक्र है। क्या है? एक चक्र है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जियोमॉर्फोलॉजी के बेसिक क्लास जो 2 दिन है, आज और कल, कल भी होगा, इसमें मेरा पर्पस आपको पढ़ाने का सिर्फ ये है, पहली क्लास मेरी इस लाइन पे है। ये जो लाइन हमने बताया था ना, पहली क्लास इस लाइन पे है कि जो लैंडफॉर्म्स होता है, स्थलाकृतियां होती हैं, वो संरचना, समय और प्रक्रम की उपज होती हैं। ठीक है? जो स्थलाकृतियां होती, हम स्थलाकृतियों का अध्ययन करने चले हैं, तो सबसे पहले स्थलाकृतियों से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट सुन लें। और बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि ये संरचना जो होती है, स्थलाकृति जो होती है, वो संरचना, प्रक्रम और समय की उपज होती है। अभी मैं सिर्फ संरचना पे बात कर रहा हूं। कल मैं प्रक्रम और टाइम दोनों पे बात करने के साथ साथ कल मैं आपको पढ़ाऊंगा पहला कॉन्सेप्ट बेगनर की थ्योरी पढ़ाऊंगा। ठीक है? दीपेंद्र जी कुछ पूछ रहे थे तो पूछ लीजिए फटाफट, जल्दी से पूछिए, फिर क्लास आज दूसरी लेंगे अब। जी प्रणाम सर। इसमें तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो गया है। क्या? सर कल क्लास करने के बाद फिर हम लोग ये कर लेते हैं, उसमें से क्वेश्चन ये कर लेंगे। नहीं नहीं, ज्यादा कंफ्यूजन कुछ नहीं होता है। बताइए क्या कंफ्यूजन है, एक बताइए उसमें तो। सर अभी जो बताया गया है कि 3 तरह के चट्टाने होते हैं और सबका आपस में अगर मेटामॉर्फिज्म अगर होता है, लेकिन वो परिस्थिति कौन सा आता है इसमें जिसमें वो आपस में कन्वर्ट होते हैं, एक दूसरे के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा तो आपको ना कंफ्यूजन ज्ञानी आदमी को होता है, अज्ञानियों को कोई कंफ्यूजन नहीं होता। कंफ्यूजन बढ़िया चीज है। जब भी लगे किसी भाई को कि कंफ्यूजन हो रहा है, तो एकदम भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए, थैंक यू गॉड, आपने हमें इस लायक बनाया कि मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन, नो नॉलेज नो कंफ्यूजन। हमने अभी एक बच्चा, जब छोटा बच्चा ज्योग्राफी पढ़ता है, तो उसको बस ये समझाया जाता है कि ये धरती है, ये मैग्मा है, मैग्मा ऊपर आई, आग्नेय चट्टान बन गया, आग्नेय का रूपांतरण हुआ, और आग्नेय का अपर्दन हुआ, उससे अवसादी चट्टान बन गया, और इनका मेटामॉर्फिज्म हुआ, ये रूपांतरित बन गया। यही लिखा हुआ है यहाँ पे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, डीपली हम यदि जाएं, तो क्या आपको लगता है कि आग्नेय चट्टान बनता किससे है? बताइए, किससे बनता है आग्नेय चट्टान? किससे बनता है? फटाफट बताइए। देवेंद्र कुमार कहां गया? चलो देवेंद्र कुमार गायब हो गए। सर मैग्मा। हाँ सर जो आपने लिखा है मैग्मा के पिघलने से। मैंने नहीं लिखा है, ये पूरे दुनिया जानता है कि आग्नेय चट्टान किससे बनता है। यस सर, मैग्मा से। हाँ, मैग्मा से। और किसी चीज से बनता है क्या? और किसी चीज से बनता है? नहीं सर। से मैग्मा के ठंडा होने से। एक बच्चे ने लिखा कूलिंग ऑफ मैग्मा से बनता है कौन? आग्नेय चट्टान। अब दूसरा क्वेश्चन है कि क्या आग्नेय चट्टान का अपर्दन हो सकता है, इरोजन हो सकता है? हाँ, सबका इरोजन हो सकता है, कि कोई ऐसा नहीं है जिसका इरोजन नहीं हो सकता है। सिर्फ डिग्री कम होगा। किसी जो सॉफ्ट है उसका ज्यादा इरोजन होगा, जो हार्ड है उसका कम इरोजन होगा। इरोजन माना अपर्दन। अपर्दन किसी का भी हो सकता है, रूपांतरित का भी अपर्दन हो सकता है और
आग्नेय का भी अपर्दन हो सकता है, और अपर्दन से जो पदार्थ बचेगा उस पदार्थ के परत दर परत एक दूसरे पर जमा होने से हजारों वर्षों में वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अवसादी में कन्वर्ट हो जाएगा। अवसादी बनता ही अवसाद के ठोस होने से है। तो ये चक्र जो है, इस चक्र को थोड़ा ज्ञानी होकर समझना है, क्योंकि ये लेवल क्या है इस चक्र का, ये लेवल थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल पे हमने आपको समझाया है कि ये तीनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। डिपेंड हमने सबका केस लिख दिया है कि यदि अवसादी मैग्मा में बदल गई, कैसे बदलेगी अब अवसादी मैग्मा में? मान लीजिए अवसादी चट्टान वाला ये रॉक है और किसी कारण से ये वॉल्केनिक इरप्शन वाले क्षेत्र में गिर गई, तो ये अवसादी चट्टान भी उसमें जाते के साथ क्या हो जाएगी? ज्यादा टेम्परेचर है तो अवसादी चट्टान यदि भट्टी में गिरेगी तो वो भी मैग्मा हो जाएगी। ऐसा कब होता है? जब कोई बहुत बड़ा रॉक बेड, बहुत बड़ा चट्टान या रॉक बेड या प्लेट कभी धंस जाता है एस्टेनोस्फेयर में, जिसको सबडक्शन कहते हैं, तो सबडक्शन के कारण ये अवसादी भी क्या हो सकता है? मेल्ट होके मैग्मा में, यदि लगा हुआ है कि यदि अवसादी मैग्मा में परिवर्तित होती है और ठोस होके जम जाती है, तो फिर से अवसादी क्या बन गई? आग्नेय बन गई। और यदि उसका अपर्दन होता है और परत दर परत अवसाद जमता है कहीं पे, तो क्या हो गया? अवसादी हो गया। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक बार कोई चट्टान यदि आग्नेय से अवसादी बन गया तो उसको मम्मी कसम फिर से वो आग्नेय नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। तो फिर चक्र क्यों कहलाता? वाई इट इज कॉल्ड रॉक साइकिल, वाई इट इज कॉल्ड रॉक साइकिल। अब तुम इस पे सोचना और कल हम तुमसे फिर बात करेंगे। बहुत अच्छा लगा कि कंफ्यूजन पैदा हुआ, इसका मतलब है कि हमारा जो पहले का स्टैंडर्ड था, लेवल था, उससे हम थोड़ा अप हो रहे हैं। ये चक्र है, इसमें हर किसी को हर किसी में बदलने का मौका प्राप्त है। यदि रूपांतरित चट्टान का अपर्दन ज्यादा होगा, रूपांतरित चट्टाने हैं, कहीं मान लेते हैं कि यहां मार्बल की चट्टाने हैं, ये मार्बल की चट्टाने हैं, और इन मार्बल की चट्टानों का भी अपर्दन हो सकता है। कैसे हो सकता है मार्बल की चट्टानों का अपर्दन? क्या अपर्दन मार्बल की चट्टानों का इरोजन हो सकता है? हाँ हो सकता है। कैसे? जब इस पर कोई अपरदनकारी शक्तियां काम करेंगी तो इनका अपरदन होगा। अपरदन होगा तो कचरे के रूप में जो इसका टूटा फूटा टुकड़ा है कहीं बाहर आएगा, बाहर आएगा और कहीं जमेगा। यदि ये मतलब परत दर परत परत दर परत जमेगा तो इसका हो सकता है क्या हो जाए? सेडिमेंटेशन। ड्यू टू सेडिमेंटेशन ऑफ दीज metamorphic rock, it will be converted into sedimentary rock. But in case of erosion and also in case of sedimentation, यदि सेडिमेंटेशन होता है, इरोजन होता है, मेटामॉर्फिक का इरोजन होता है और सेडिमेंट रॉक बनाता है, तो ये सेडिमेंटेशन के बाद सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेवल यहां पे सोचना है। ये कोई फिक्स्ड बच्चा वाला एक किताब में लिखा हुआ लाइन पे नहीं जाएंगे, लॉजिक देखो, हमेशा लॉजिकल सोचना है। ठीक है, आप सोचिएगा इस पर जरा, उसके बाद हम कल मिलेंगे आपसे। आज 7:41 हो गया, हिस्ट्री की क्लास ले लेते हैं हम। कल कंफर्म टाइम से क्लास हो जाएगी क्योंकि आज ही भर मेरी ड्यूटी थी। थैंक यू।